नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। सबसे पहले रुक करेंगे 12 बजे की सुर्खियों का। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर से चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का किया उद्घाटन। दोहराई ग्रीन फ्यूचर और नेट जीरो के लिए भारत की प्रतिबद्धता। कहा, भारत पेरिस समझौते को समय सीमा से 9 साल पहले हासिल करने वाला G20 में पहला देश। पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे 8,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात। ऊर्जा, सड़क और आवास से जुड़ी हैं परियोजनाएं। देश को आज मिलेगी पहली वंदे मेट्रो ट्रेन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम थमेगा चुनावी प्रचार। चुनाव घाटी में गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा में नाम वापसी लेने का आज अंतिम दिन। मौसम की खबरों में पश्चिम बंगाल पर बने गहरे दबाव के कारण मौसम विभाग का बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर। और खेल की खबरों में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गत विजेता भारत का सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से सामना आज। दिन के पहले सेमीफाइनल में मेजबान चीन का पाकिस्तान से होगा मुकाबला। तो ये थी सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट 2024 का उद्घाटन किया है। सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, हाइड्रोजन ऊर्जा के संसाधनों को विकसित करने और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये सम्मेलन अहम है। दुनिया के 4 देश जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देश के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के बढ़ते उपयोग और उस पर आधारित एक प्रदर्शनी भी देखी। जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए भारत दुनिया को सौर ऊर्जा को लेकर प्रभावित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ग्रीन फ्यूचर और नेट जीरो के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है। ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत की हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा कर हाथ ऊपर नहीं किए। हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश को समर्पित की। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। योजना के तहत 75,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या समेत भारत के 17 शहरों को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्मस्थली है और भगवान राम तो सूर्यवंशी थे। और मैं अभी जब प्रदर्शनी देख रहा था तो वहां उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखा, क्योंकि मैं काशी का सांसद हूं, उत्तर प्रदेश वाला भी बन गया हूं, तो मैं स्वाभाविक है मैं उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखने गया। और मेरी जो इच्छा थी, आज मुझे रिपोर्ट कर रहे थे कि वो मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है। भगवान राम का भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अब उस अयोध्या
जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है, वो पूरा अयोध्या मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। करीब करीब काम पूरा होने आया है। हमारा प्रयास है कि अयोध्या का हर घर, हर कार्यालय, हर सेवा सौर शक्ति से चले, सोलर एनर्जी से चले। वहीं साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट को डेडलाइन से 9 साल पहले ही पूरा किया गया। सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर के दम पर अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का फैसला लिया है। फ्रेंड्स, भारत G20 में पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट्स को डेडलाइन से 9 साल पहले अचीव कर लिया, 9 साल पहले पूरा कर दिया। और G20 देशों के समूह में हम अकेले हैं जिसने करके दिखाया है। जो डेवलप नेशन नहीं कर पाए, वो एक डेवलपिंग नेशन ने दुनिया को करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऊर्जा, सड़क और आवास और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और खंड 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। विकास परियोजनाओं के तहत प्रधानमंत्री समाख्याली, गांधीधाम और गांधीधाम आदिपुर रेलवे लाइनों को चौगुना करने, एएमसी अहमदाबाद में प्रतिष्ठित सड़कों का विकास और बकरोल, हाथीजन, रामौल और पंजरपोल जंक्शन पर पुलों का निर्माण सहित कई प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 30 मेगावाट की सौर प्रणाली का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के सिंगल विंडो IT सिस्टम का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,000 से ज्यादा घरों को मंजूरी देंगे और इन घरों के लिए पहली किस्त भी जारी करेंगे। साथ ही PMAY योजना के तहत घरों के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वो भुज से अहमदाबाद तक भारत की पहली वंदे मेट्रो और नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापत्तनम, पुणे से हुबली सहित कई वंदे भारत ट्रेनों एवं वाराणसी से दिल्ली तक पहली 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और इसी बीच चलिए सीधा रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का, जो आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच में हार्ट अटैक की अब पुष्टि हो चुकी है, जिसको लेकर लगातार परिवार वालों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें जहर की पुष्टि नहीं हुई है और मौत के कारणों को लेकर ये मजिस्ट्रियल जांच की गई थी। बांदा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी बांदा ने ये पूरी जांच की है। मुख्तार अंसारी के परिजनों को नोटिस भेजने के बावजूद परिवार की तरफ से कोई भी नहीं आया। मौत के कारणों में आपत्ति या सबूत सौंपने को लेकर ये समय दिया गया था, लेकिन परिवार की तरफ से कोई भी नहीं आया। लेकिन किसी परिजन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। करीब 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश शासन को सौंपी गई है ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि मार्च में 28 तारीख को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद में परिजनों ने आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया है। जिसके बाद में ये मजिस्ट्रियल जांच हुई और इस मजिस्ट्रियल जांच होने के बाद में ये अब साफ हो चुका है कि जो मौत है वो जहर कारण नहीं है, बल्कि मौत का कारण है हार्ट अटैक। ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त जुड़े हैं। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें सीधे तौर पर पुष्टि की गई है कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर नहीं बल्कि हार्ट अटैक की वजह से हुई है। जी बिल्कुल, इस जांच के बाद ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक ही था। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर उनके परिवारजनों ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने संदेह व्यक्त किया था कि इसमें
जहर हो सकता है, कुछ विषाक्त पदार्थ उनको दिया गया था। लेकिन इससे पहले भी जब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके अगले दिन 29 मार्च को यहाँ पर एसजीपीजीआई की टीम वहां से डॉक्टर गए थे और 5 सदस्यीय कमेटी ने उसका पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो तथ्य आए थे उसमें हार्ट अटैक ही कारण आया था। लेकिन उनके संदेह व्यक्त करने के बाद उनके परिवारजनों के जो कमेटी बनाई गई थी, मजिस्ट्रियल जांच में बड़ी ही पुख्ता तरीके से जांच की गई है। यहाँ पर तकरीबन जेल में 90 लोगों से तकरीबन बातचीत की गई और पूरी जांच की गई। उनके खाने के सामान जो दिए जाते थे उनकी जांच की गई। वहां पर मेडिकल कॉलेज से तमाम सारे डॉक्टर भी वहां पर उनका भी जो है कह रहे हैं लिया गया, इस जांच में सहयोग लिया गया। साथ ही साथ पिछले 90 दिनों का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया। मुख्तार अंसारी जहां पर उस जेल के अंदर थे वहां का पूरी तरीके से इस जांच कमेटी ने पूरी जांच की और जांच के बाद पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि मुख्तार अंसारी के मौत का कारण हार्ट अटैक ही था, क्योंकि वो बीमार चल रहा था। बाकायदा उसकी फुटेज है और इस रिपोर्ट को अब शासन को सौंप दिया गया है। तमाम सारे लोग और खास तौर से उन लोगों के लिए भी ये बात स्पष्ट हो जाती है जो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद वहां पर फातिया पढ़ने गए थे। वो राजनेता भी इस चीज को समझ लें जो सरकार के ऊपर और खासतौर से हमारे पुलिस बल के ऊपर मिथ्या आरोप लगाते हैं इस पूरे शासन के ऊपर, क्योंकि अब इससे स्पष्ट हो गया है कि मुख्तार अंसारी का मौत का कारण हार्ट अटैक ही था। वो माफिया का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। जिस तरीके से दुर्दांत अपराधी था मुख्तार अंसारी, उसको तमाम सारे मामलों में सजा भी हो गई थी। जब पुलिस ने इधर कार्रवाई की, इसकी पैरवी करवाई तेजी के साथ। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद था और वहां पर 28 मार्च को जब इसकी मौत हुई थी तो तमाम सारे कुछ राजनीतिक विपक्षी दल थे, उन लोगों ने भी उसकी मौत के कारण को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे, परिवारजनों ने सवाल उठाए थे। लेकिन अब मजिस्ट्रियल जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक ही था और उन तमाम सारे लोगों पर मुंह पर अब ताले भी लगेंगे। जी विकास, जिस तरीके से परिजनों की तरफ से सबसे पहले सवाल उठाए गए थे मौत को लेकर के और उसके बाद में कई नेताओं की तरफ से भी उठाए गए थे, लेकिन जब मजिस्ट्रियल जांच हुई, जांच में ये साफ हुआ और साथ ही परिजनों को 10 दिन का समय भी दिया गया कि अगर आपके पास में किसी प्रकार का कोई सबूत है इससे जुड़ा हुआ तो पेश कीजिए। लेकिन कोई भी परिजन निकलकर सामने नहीं आया है, ना ही किसी भी परिजन ने अपना बयान दर्ज कराया है। क्या मानेंगे इसे कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं राजनीति इस मामले पर भी की गई? बिल्कुल, इस मामले में राजनीति कहीं ना कहीं हावी देखने को मिली। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया जाते हैं उनकी मौत के बाद और उनके गृह जनपद जाते हैं और वहां पर फातिया पढ़ते हैं तो बिल्कुल राजनीति जाहिर हो जाती है। परिवारजन खास तौर से उनके बेटे की तरफ से ये आपत्ति जाहिर की गई थी कि उनके खाने में विष मिलाया गया है, जहर मिलाया गया है। लेकिन इस जांच रिपोर्ट के बाद पुष्टि हो जाता है। हालांकि इससे पहले भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मामला आ गया था कि उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक ही था। लेकिन एक जांच कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट की और पूरी गहनता के साथ जांच की, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 90 दिनों के फुटेज खंगाले गए और वहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा जो स्टाफ है जेल का और आसपास के जो कैदी थे उनसे भी बातचीत की गई। किसी प्रकार की चीज जो है कह रहे हैं उनसे बातचीत और उनके एक्टिविटीज पर ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जो खाने के वहां से सैंपल लिए गए, जो चना, जो तमाम सारे सामान खाने को दिए जाते थे, उसकी जांच कराई गई विधि विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा। जांच रिपोर्ट में भी आया कि सामान्य ही उनको खाना दिया जा रहा था। तो मौत का कारण उनकी हार्ट अटैक ही था। वो जब अचानक गिर गए थे उसके बाद से उनको अस्पताल ले जाया गया था, मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजगा वाली टेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे और बुलेटिन में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की जनादेश में। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और सभी दलों ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में होने वाले 24 सीटों पर चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को और दूसरे चरण में 25 सितंबर को और उसके बाद तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद में मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। आज गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री आज पद्दार नाग सैनी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ साथ गृह मंत्री किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र और रामबन विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी का किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र, जहां हाल ही के कुछ सालों में जल विद्युत परियोजनाओं में आर्थिक रूप से समृद्ध किश्तवाड़ की नई रूपरेखा तैयार की गई है। किश्तवाड़ विधानसभा में पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होना है। वहां क्या हाल है, राजनीतिक सूरत हाल देखिए किश्तवाड़ से धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। बीजेपी ने किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र से शगुन परिहार को मैदान में उतारा है। शगुन परिहार को 1 नवंबर 2018 की घटना आज भी याद है, जब दहशतगर्दों ने उनके पिता और चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शगुन कहती हैं कि यहाँ अमन का माहौल कायम होगा। बीजेपी के 10 वर्षों के कार्यकाल में जल विद्युत परियोजनाओं से वीरों की धरती किश्तवाड़ समृद्ध बना है। किश्तवाड़ जो है यहाँ पे वीरों की भूमि है। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस धरती को अपने खून से सींचा हुआ है। शायद तभी यहाँ पे राष्ट्रभक्त समाज के लोग जो है वो आज जीवित हैं। तो सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि जो हमारे साथ चीज हुई सिक्योरिटी इशू की वजह से, वो चीज किसी और बेटी के साथ नहीं होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे डेवलपमेंट को लेके, रोड्स को लेके, हाईवेज को लेके, स्कूल कॉलेजेस को लेके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को लेके जो भी लोगों की स्ट्रगल है, वो सब चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगी। किश्तवाड़ विधानसभा चुनाव के पीडीपी प्रत्याशी फिरदौस टाक पत्रकार रहे हैं। फिरदौस कहते हैं कि किश्तवाड़ को उसका सही हक नहीं मिला। किश्तवाड़ में जल विद्युत परियोजनाएं हैं। किश्तवाड़ सबसे अधिक आय हासिल करने वाला जिला है, लेकिन किश्तवाड़ विकास से वंचित रह गया, जिसे वापस दिलाना है। किश्तवाड़ ऑलरेडी कल्चरली, इकोनॉमिकली बहुत रिच जगह है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स जो है वो किश्तवाड़ को इसका अपना शेयर नहीं मिला है। नीलम और केसर के लिए प्रसिद्ध किश्तवाड़ उत्तर भारत का एक प्रमुख पावर हब बनता जा रहा है। 1000 मेगावाट की क्षमता वाली पाकल दुल परियोजना, 624 मेगावाट की क्षमता वाली क्वार जल विद्युत परियोजना और रतले जल विद्युत परियोजना को चिनाब के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किश्तवाड़ को देश के मानचित्र पर ला खड़ा किया है। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं, जो किश्तवाड़ में बनाई जा रही हैं। इनकी कुल क्षमता चारों परियोजनाओं की लगभग 3094 मेगावाट होगी, जो अगले 2 से 4-5 साल के अंदर सब कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद कंप्लीट हो जाने के बाद लगभग मान लें आप कि 16-17 हज़ार मिलियन यूनिट की ऊर्जा उत्पादन यहाँ से हो पाएगी और 10-15 हज़ार से ज़्यादा स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। बीजेपी कहती है कि पिछली सरकारों ने 60 से 65 वर्षों तक जम्मू कश्मीर पर शासन किया, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग नहीं किया। बीजेपी ने जिले में निवेश कर किश्तवाड़ के युवाओं और स्थानीय जनता को समृद्ध बनाया है। ये पक्कल दुल जल विद्युत परियोजना स्थल है और यहाँ लगभग 1000 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए तैयारी चल रही है और इस तरीके के 4 प्रोजेक्ट इन इलाकों में चल रहे हैं। और जब ये प्रोजेक्ट साल 2026 में पूरा होंगे तो इस पूरे इलाके की तस्वीर जरूर बदलेगी। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, किश्तवाड़।
वहीं जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच डोडा में मतदाता जागरूकता फैलाने के लिए एक बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। इस अभियान ने स्थानीय निवासियों और छात्रों को चुनावी प्रक्रिया के महत्व को समझाने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिससे चुनावों के प्रति जागरूकता और भागीदारी में वृद्धि हुई। डोडा के डीएम ने बताया कि जिले भर में मेगा स्वीप उत्सव के तहत बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो ये बाइक रैली है ये यहाँ डोडा से शुरू होके, डोडा डीसी ऑफिस से शुरू होके भद्रवा गाठा पार्क पे कल्मिनेट करेंगी और हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फिर भद्रवा में गाठा पार्क में हमारा एक मेगा स्वीप फेस्टिवल है, जिसमें हमारे बच्चे नुक्कड़ नाटक और कल्चरल आइटम्स प्रेजेंट करेंगे। डमी पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं लोगों के अवेयरनेस के लिए। तो ये सारी चीजें स्वीप एक्टिविटी के अंतर्गत की जा रही है, ताकि हमारा वोटर अवेयर हो। और 18 तारीख अब दूर नहीं है, हमारा वोटर 18 तारीख को अपना कीमती वोट डालने जरूर है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का दावा है कि उन्होंने अपने असंतुष्ट नेताओं को मना लिया है। आज दोपहर तक कई उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में मतदान होना है और चुनाव के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी की गई थी। नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर रही। हरियाणा में इस बार 5 बड़े राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव है और सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। तो आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के साथ जेजेपी भी इस बार चुनावी मैदान में है। आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में नजर आ रही है और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। 5 तारीख को मतदान होगा और इसके लिए लगातार जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि उन्होंने अपने असंतुष्ट जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको मना भी लिया है। और इसी के साथ फिलहाल जनादेश की खबरों में इतना ही। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे पश्चिम बंगाल के सीएम ने डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने डॉक्टरों को पत्र भेजा है और मुख्यमंत्री आवास पर यह अहम बैठक होगी। दरअसल आपको बता दें कि जब से ये पूरा मामला सामने आया है, एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की जो घटना सामने आई, उसके बाद से लगातार जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब आज मुख्यमंत्री आवास पर यह अहम बैठक होगी। और अधिक जानकारी के साथ पश्चिम बंगाल से प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? पिछले कई दिनों से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो जूनियर डॉक्टर हैं वो अपने प्रदर्शन को खत्म कर दें, लेकिन बात कहीं ना कहीं नहीं बन पा रही है। उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है और ऐसे में अब आज मुख्यमंत्री के आवास पर ये बातचीत के लिए डॉक्टर्स को बुलाया गया है। कृतिका, देखिए, अगर ये बात बताओ कि सरकार और चीफ मिनिस्टर की तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाबदेही की ये कोशिश है। इसमें ना कोई जो पीड़िता के लिए विचार चाहिए ऐसा कुछ सरकार की मन में नहीं है, ना जूनियर डॉक्टर का कोई जो सिक्योरिटी है, जो मांगे है वो मांगे पूरी करने की कोई बातें हैं। लेकिन ये सिर्फ कल अदालत के सामने कहना कि हमने 5 बार कोशिश किया है लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि एक जगह पर सरकार को आखिर तक मानना पड़ा। पहले ये जो डॉक्टर ने जिस मांगे को रखा था कि पहले तो लाइव स्ट्रीमिंग का मांगे, वो सरकार नहीं मानी और अजीब सा एक सफाई दी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सब जुडिस मैटर है वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकता। इसका कहाँ कानून है, क्या कानून है, किसी को मालूम नहीं है। फिर जब परसों रात को बारिश के अंदर इस तरह से उन्होंने डॉक्टर सारे उतर कर आए कि ठीक है वीडियोग्राफी हो जाए दोनों तरफ से, फिर भी सरकार नहीं मानी। और उसके बाद जब बताया गया कि एक वीडियोग्राफी हो और उसका कॉपी हमें दे दे, ये भी सरकार नहीं मानी। फिर डॉक्टर ने बताया कि एक मिनट्स बनाया जाए जिसमें आपकी तरफ से भी सिग्नेचर हो, हमारी तरफ से भी सिग्नेचर हो, ये भी नहीं माना गया। तब तक ये खबर आ गया है कि सुदीप्तो घोष
तो इस रेप और मर्डर की सबूत मिटाने की कारण सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया और टाला थाना की जो ऑफिसर इंचार्ज है अभिजीत मंडल, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद फिर सरकार की तरफ से एकदम बातचीत बंद कर दिया गया। लेकिन आज जैसे भी वो जो चिट्ठी भेजा गया है उसमें बताया गया कि ठीक है, जैसे आपने बताया मना किया था सरकार ने, लेकिन चिट्ठी में बताया गया कि आपने मना है कि देयर विल बी नो लाइव स्ट्रीमिंग एंड देयर विल बी नो वीडियोग्राफी। लेकिन ये माना गया है कि बच्चों की तरफ से जो बोला गया था कि दोनों तरफ से मिनट्स पे सिग्नेचर किया जाएगा, तो आखिर तक आज चीफ सेक्रेटरी की इस चिट्ठी पे बताया गया और वो शाम को 5 बजे चीफ मिनिस्टर की जो आवास है कालीघाट के पास, वहां पे इस मीटिंग के लिए आह्वान किया गया है। हमें लगता है कि जो डॉक्टर है वो भी ये मीटिंग में शामिल होंगे। कृतिका जी, डॉक्टर्स की तरफ से क्या अभी तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई है? डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं इस मीटिंग को लेकर के? अभी मैंने ये चिट्ठी उनके पास पहुंचने के तुरंत बाद उन लोगों की एक मीटिंग होती है जिसको जीबी मीटिंग या जनरल बॉडी मीटिंग बताया जाता है। उस मीटिंग में वो लोग अभी व्यस्त है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि ये मीटिंग में वो शामिल होने के लिए राजी है, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन परसों दिन रात 9 बजे जब चीफ मिनिस्टर की तरफ से बताया गया कि काफी रात हो गया है, अभी मीटिंग नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो इस तरह की जो बातें हैं कि हम दोनों तरफ से साइन करेंगे मिनट्स के ऊपर, तो ये जब मान लिया है तो डॉक्टर की तरफ से कोई इस मीटिंग में लेकिन उनका एक ही बात कहना है कि हमारा जो 5 मांगे हैं, मतलब जो बंगाल कोलकाता की जो पुलिस कमिश्नर है और बाकी जो हेल्थ आधिकारिक है उनकी रेजिग्नेशन, ये मांग पर वो अड़े हुए हैं। कृतिका, ठीक है, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज शाम को 5 बजे का समय दिया गया है मुख्यमंत्री आवास पर